कहानी का आगाज स्कॉटलैंड के एक आरएएफ एयरबेस से होता है, जहां बहुत तेजी से तैयारियां जारी थीं। एक फ्लाइट वहां सितारा सितारा करने वाली थी, जिसे हाईजैक कर लिया गया था। इस सूरत हाल को संभालने के लिए कर्नल ड्रमंड को बुलाया गया। फिर जैसे ही वो बेस पर पहुंचा तो एक अफसर ने उसे बताया कि उनका मानना था कि जहाज का पायलट और को पायलट दोनों मर चुके थे, और साथ ही उन्हें ये खबर भी मिली थी कि जहाज में कम से कम एक ऐसा शख्स मौजूद था जो जर्मन दहशतगर्दों की वॉच लिस्ट में शामिल था। उसके बाद ड्रमंड कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ा। वहां एक अफसर जहाज से राब्ते में था और लैंडिंग की हिदायत दे रहा था, जबकि दूसरा अफसर उनकी फ्लाइट पर नजर रखे हुए था। फिर कुछ ही देर बाद जहाज रनवे पर उतर गया, लेकिन लैंडिंग काफी मुश्किल थी। लैंडिंग होते ही ड्रमंड ने अपने फौजियों से बसरी तस्दीक मांगी और फौरन जहाज से राब्ता किया ताकि अंदर की सूरत हाल समझ सके। लेकिन इसी वक्त अचानक जहाज के एक दरवाजे के पास कुछ हलचल नजर आई और अगले ही लम्हे एक पैराशूट नीचे गिरा। फौजियों ने देखा कि एक छोटा लड़का इससे नीचे उतर रहा था। फिर रमन ने फौरन 2 आरएएफ ट्रकों को हुक्म दिया कि वो लड़के को वहां से महफूज तरीके से ले आएं। इसी दौरान उन्हें कॉकपिट के अंदर एक और आदमी नजर आया। रमन ने फौरन रेडियो पर वार्निंग दी कि अगर इसने कोई गलत कदम उठाया तो फौजी फौरन फायरिंग शुरू कर देंगे। फिर उसने इस आदमी को पायलट सीट पर बैठने और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ ऊपर करने को कहा, लेकिन इस आदमी ने बस इतना कहा कि उसे जहाज से बाहर आने दिया जाए ताकि वो सब कुछ समझा सके। वो बार बार दावा कर रहा था कि वो दहशतगर्द नहीं है। फिर कुछ देर बाद ड्रमंड ने अपनी मुतरजम को उस लड़के से बात करने के लिए भेजा। उस लड़के का नाम टॉम था और उस वक्त डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे, लेकिन मुतरजम को इससे कुछ खास मालूम नहीं हो सका क्योंकि टॉम पूरी तरह शॉक में था। फिर हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं। एक होटल के कमरे में टॉम की माँ सोफी बाथरूम में फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने न्यूयॉर्क में मौजूद अपने डॉक्टर से फोन पर बात की, जहां वो टॉम के साथ अपनी खुफिया बीमारी का आने जाने वाली थी। इधर टॉम ने उन्हें बताया कि उसने उनका सामान चेक कर लिया था। फिर रात के वक्त दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सोफी अपने बेटे से मिली और उसके बाद दोनों सिक्योरिटी चेक पार करके वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लेकिन फ्लाइट से पहले सोफी वॉशरूम चली गई। वहां सोफी ने अपनी दवा का बैग खोला और एक सिरिंज में दवा भरने लगी। इसके बाद उसने बोतल से कुछ पिया और फौरन इस ड्रिंक का असर उसके जिस्म पर जाहिर होने लगा। फिर उसने वो सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर ली। इधर वेटिंग रूम में फरीद फोन पर रहा था, तभी टॉम उससे बात करने लगा। दोनों के दरमियान काफी अच्छी गुफ्तगू हुई और फिर फरीद ने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। खैर, कुछ देर बाद सोफी भी वहां आ गई और फिर दोनों जहाज के अंदर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। इसी दौरान मेन एयर होस्टेस कॉकपिट में गई और उसने पायलट और को पायलट बस्टीन से पूछा कि क्या उन्हें कॉफी चाहिए। इसके बाद वो कॉफी लेने के लिए एयर होस्टेस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। फिर उसने 8 बॉल को फर्स्ट क्लास में बैठी एक बदतमीज मुसाफिर को हैंडल करने को कहा। खैर, मैं जहाज ने जर्मनी से टेक ऑफ किया और सीधा अमेरिका की तरफ रवाना हो गया। काफी घंटों बाद सोफी वॉशरूम से अपनी सीट पर वापस आई। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि अचानक उसे अंदर अपनी और अपने शौहर की एक तस्वीर मिली। तस्वीर देखते ही उसे पुराने दिन याद आने लगे। उसकी यादें एक आम खानदान के माहौल से शुरू हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात काफी खतरनाक हो गए। वो और उसका शौहर अपने छोटे बच्चे के साथ किसी सुनसान जगह पर फंस गए थे। तब मदद लाने के लिए का शौहर वहां से चला गया, जबकि सूफी बच्चे के साथ वहीं रुक गई। खैर, फिर इधर फ्लाइट में सूफी ने महसूस किया कि जहाज के अगले हिस्से में कुछ गड़बड़ हो रही थी। 8 बॉल एक गुस्से वाले मुसाफिर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक एयर मार्शल आकर उस आदमी को काबू में कर लेता है। फिर कुछ ही लम्हों बाद दूसरा एयर मार्शल भी उनके पास आ जाता है। लेकिन असल चौंकाने वाला लम्हा भी बाकी था, जब दोनों मार्शल्स उस मुसाफिर से बात कर रहे थे। तब 8 बॉल ने अचानक चाकू निकाला और दूसरे मार्शल को मार डाला। इसी वक्त वो मुसाफिर पहले मार्शल पर टूट पड़ा। फिर 8 बॉल ने पूछा कि तीसरा एयर मार्शल कहाँ है। जैसे ही उसे खबर मिली, उसने अपने एक आदमी को उसे मारने के लिए भेज दिया। फिर कर्टीज ने तीसरे मार्शल को मारकर उसकी बंदूक ले ली और वापस 8 बॉल के पास आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने काल तक को हिलाकर रख दिया। 8 बॉल ने बाकी बचे मार्शल को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। दूसरी तरफ सूफी को महसूस होने लगा कि जहाज में कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी अचानक 8 बॉल मुसाफिरों के पास वापस आया और सबको अपनी सीटों पर बैठे रहने को कहा और साथ ही उनकी तरफ बंदूक तान दी। अगले ही लम्हे उसके बाकी साथी भी सामने आ गए और सब मुसाफिरों को जबरदस्ती जहाज के पिछले हिस्से की तरफ धकेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ बिग कॉकपिट के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बिस्टेन ने दरवाजा खोला तो बिग ने उसे बताया कि मैंने पहले ही पायलट को मार दिया है। उसके बाद
उसने हैच खोला और पायलट की लाश को सीधा जहाज के निचले हिस्से में फेंक दिया। इसके बाद बर्ग ने मुसाफिरों के लिए ऐलान किया। उसने सबको बताया कि अब जहाज उनके कब्जे में है और तमाम मुसाफिरों को हुक्म दिया कि वो अपने हाथ सामने वाली सीट पर रखें। इधर दाढ़ी वाला आदमी यूरी ब्लैक बॉक्स के पास गया और उसे दोबारा प्रोग्राम करने लगा। काम खत्म होते ही वो कॉकपिट में गया और बर्ग को उसके बारे में बताया। फिर को पायलट ने ट्रेन का रास्ता मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी मां के लिए खौफजदा था, मगर सोफी ने उसे पुरसुकून रहने को कहा। लेकिन फिर भी टॉम ने जहाज का नक्शा देखकर उसे एक ऐसी जगह बताई जहां वो धूप से बच सकती थी। इसी दौरान कर्ट ने फरीद को सीट से उठाकर जहाज के अगले हिस्से की तरफ ले गया, जबकि कॉल 8 बॉल को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मगर इसी वक्त टॉम चुपके से अपनी सीट से निकल गया। अब सोफी भी फौरन उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन 8 बॉल भी उनके पीछे आ गया और फिर टॉम के सामने ही सोफी को गोली मार दी गई। ये देखकर बेचारा टॉम बिल्कुल टूट गया था। फिर 8 बॉल ने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन कॉल ने बीच में आकर टॉम को वापस उसकी सीट पर बिठा दिया और उसे वहीं खामोश बैठे रहने को कहा। फिर थोड़ी देर बाद बर्ग और कर्टिस कॉरिडोर में मिले और कर्टिस ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। ये सुनते ही बर्ग सीधा 8 बॉल के पास पहुंचा और उसे खबरदार किया कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उसे खुद मार डालेगा। लेकिन फिर भी उसने सोफी की मौत को बाकी मुसाफिरों के लिए एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली गई। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठी थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जो मदद लेने गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सोफी खुद गाड़ी से बाहर निकली और जंगल के अंदर अपने शौहर के कदमों के निशानों के पीछे चलने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे एक सुनसान घर नजर आया। उसे लगा शायद उसका शौहर अंदर हो, मगर जब वो घर के अंदर गई तो उसने जमीन पर खून देखा। वो उस खून का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक एक वैम्पायर अंधेरे से बाहर निकला और उसके पीछे दौड़ने लगा। बेचारी सोफी ने किसी तरह बेसमेंट में खुद को बंद कर लिया, लेकिन अंदर जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां उसका शौहर मुर्दा पड़ा था। इसी वक्त वो वैम्पायर बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई के दौरान वैम्पायर ने इसे काट लिया और अगले ही लम्हे सूरज की रोशनी पड़ते ही वो वैम्पायर जलकर मर गया। फिर अचानक सोफी की आंख खुल गई और वो वापस जहाज में थी और अब भी जिंदा थी। फिर कुछ देर बाद सोफी को जहाज के होल्ड एरिया से कुत्तों की आवाजें सुनाई दी तो वो हैच के जरिए नीचे उतर गई। इधर बर्ग फरीद और 2 आदमियों को जबरदस्ती एक दहशतगर्दाना पैगाम पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। इधर होल्ड में कर्टिस और यूरी बम बनाने के लिए सामान ढूंढने नीचे आए थे कि तभी सोफी एक गाड़ी के नीचे छुप गई। जल्द ही यूरी बम सेट करने लगा। उसी वक्त सोफिया कुत्ते तक जा पहुंची और इसका खून पीने लगी। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से आवाजें करने लगा कि यूरी परेशान हो गया और वापस होल्ड एरिया में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी के पीछे छुपी सोफी दिखाई दी तो सोफी फौरन उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। उसी वक्त फरीद भी मुसाफिरों के दरमियान आ गया और सीधा टॉम के बराबर में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ सोफी का जिस्म तेजी से वैम्पायर की शक्ल इख्तियार करने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसके दांत बाहर निकल रहे हैं। वो फौरन अपनी दवा तलाश करने लगी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। लेकिन तभी उसने बग को यूरी से बात करते सुना। बग कर रहा था कि जंप में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये सुनते ही सोफी दोबारा यूरी की लाश के पास गई और उसका खून पीने लगी। इससे उसका जिस्म और तेजी से बदलने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जहाज के मरकजी हिस्से की तरफ वापस आ गई। इधर हाईजैकर्स ने मुसाफिरों से झूठ बोला कि अगर किसी ने अपनी सीट छोड़ी तो वो जहरीली गैस छोड़ देंगे। इसके बाद सब लोग होल्ड एरिया में गए जहां उन्हें यूरी की लाश मिली। उसके पास एक कुत्ता खड़ा था जिसे सोफी ने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि ऐसा लगे कि यूरी को इस कुत्ते ने मारा है। इसी दौरान सोफी जहाज के पिछले हिस्से में टॉम को लेने के लिए पहुंच गई थी। उसे देखते ही मुसाफिर घबरा गए और उन्हें लगा कि अब हो जाएगी। खैर, सोफी टॉम को लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि पायलट्स पहले ही जहाज छोड़कर जा चुके थे। फिर सोफी वापस मुसाफिरों के पास आई। उसने पूछा कि क्या किसी को जहाज उड़ाना आता है। इस पर एक आदमी ने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूं। फिर वो सोफी के साथ कॉकपिट में चला गया। अब जैसे ही दोनों अंदर गए तो सोफी ने फरीद के पहुंचने से पहले ही कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर दिया। इधर हाईजैकर्स स्कूबा गियर पहनकर जहाज से कूदने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही बर्ग इस वर्क में था जो समंदर में उन्हें पिकअप करने वाला था। वहीं कॉकपिट के अंदर सोफी का जिस्म और भी खतरनाक तरीके से बदल रहा था, जिसे देखकर टॉम भी डरने लगा। तभी उस आदमी को समझ आया कि जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा था। इसके बाद सोफी ने सिक्योरिटी मॉनिटर में हाईजैकर्स को देखा और उस आदमी से कहा कि हाईजैकर्स के कूदने तक इंतजार करें और उसके बाद ही ऑटो पायलट बंद करें।
लेकिन 8th बॉल को अब समझ आ गया था कि सोफी अभी जिंदा थी। वो उसे ढूंढने के लिए बिग के साथ वापस जहाज में घुस आया। तभी एक मुसाफिर ने उन्हें बता दिया कि सोफी कॉकपिट में थी। ये सुनते ही दोनों कॉकपिट के बाहर पहुंच गए और दरवाजा खोलने को कहने लगे, लेकिन सोफी ने कॉकपिट वाले आदमी से कहा कि जहाज को फिर से अमेरिका की तरफ मोड़ दे। मगर वो आदमी बोला कि यूरोप ज्यादा करीब था। लेकिन सोफी को देखकर वो इतना डर गया था कि उसने बगैर बहस किए बात मान ली। फिर जैसे ही हाईजैकर्स ने जहाज के रास्ते को बदलते हुए देखा तो उन्होंने एक मुसाफिर को मारने की धमकी दे दी। फिर बग ने बगैर सोचे उस मुसाफिर को गोली मार दी। इसके बाद उसने सोफी से कहा कि जब तक वो कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलेगी तब तक वो एक एक करके सबको मारता रहेगा। उसके बाद उसने 8 बॉल को हुक्म दिया कि वो अगला शिकार लेकर आए। वो दरिंदा जब हुजूम में गया तो एक छोटी लड़की को पकड़कर बग के सामने ले आया। उस लड़की को सामने खड़ा कर दिया ताकि सोफी उसे देख सके, लेकिन वो लड़की को कोई नुकसान पहुंचाता इससे पहले ही सोफी फौरन कॉकपिट से बाहर निकल आई। अगले ही लम्हे वो बग पर टूट पड़ी और उसके गले में दांत गाड़ दिए। ये देखकर बेस्टीन और बाकी मुसाफिरों की रूह कांप गई और वहीं कॉकपिट में मौजूद आदमी ने फौरन दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। इधर सोफी ने बर्ग का खून पीना खत्म किया और फिर बाकी हाईजैकर्स के पीछे दौड़ी। सब डर कर होल्ड एरिया की तरफ भागने लगे, लेकिन असल मौत का खेल अब शुरू हुआ। बर्ग का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। फिर जैसे ही सोफी ने उसकी आवाज सुनी तो वो फौरन वापस आई और उसका खात्मा कर दिया। इधर 8 बॉल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद सोफी कॉकपिट के दरवाजे के पास गई और टॉम से कहा कि वो दरवाजा बिल्कुल न खोले क्योंकि वही उसके लिए सबसे ज्यादा महफूज है लगा था। फिर वो वॉशरूम में चली गई जहां आईने में उसने देखा कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 8th बॉल ने सोफी का बैग चेक किया और कुछ देर बाद वो उसकी नोटबुक लेकर बाकी हाईजैकर्स के पास वापस आया। नोटबुक पढ़कर उसने सबको बताया कि सोफी असल में एक वैम्पायर है, लेकिन कॉल ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इसलिए जब बाकी लोग सोफी के हमलों के बारे में बताने लगे तो उसने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। वो ज्यादा परेशान 8th बॉल की खौफनाक सोच से था। तभी 8th बॉल ने सबको एक यूवी लाइट दिखाई जिससे वो सोफी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इधर सोफी ने फिर से अपनी दवा इंजेक्ट की और इसी वक्त एक और फ्लैशबैक शुरू हो गया। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे टॉम का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपनी खून की भूख भी दबाने की। लेकिन जब बच्चा मुसलसल रोता रहा तो एक लम्हे के लिए सोफी के अंदर का अफरीद बाहर आ गया। वो आने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को रोकने के लिए बाथरूम में भाग गई और अपने दांत तोड़ डाले ताकि वो टॉम को कभी नुकसान न पहुंचा सके। इसके कुछ वक्त बाद सोफी वापस उसी घर में गई जहां वो वैम्पायर बनी थी। वहां उस वैम्पायर का बाप सामने आया जिसने सोफी को काटा था। इस आदमी ने बताया कि उसका बेटा कभी खुद को काबू नहीं कर पाया था और सच तो ये था कि वो खुद भी ऐसा नहीं कर पाता था, चाहे वो कितना भी नॉर्मल दिखने का ड्रामा करे। ये कहकर उसने सोफी को गोली मार दी क्योंकि उसका मानना था कि इन जैसे लोग सिर्फ बदकिस्मती और दर्द ही लेकर आते हैं। इधर जहाज में 8 बॉल लकड़ी को छील कर एक भाला बना रहा था, जबकि बाकी हाईजैकर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब कॉल ने बेस्टीम को समझाया कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी तरह कॉकपिट में घुसकर जहाज को सही रास्ते पर लाना होगा। इसी दौरान टॉम कॉकपिट से बाहर आ गया। अंदर मौजूद आदमियों से रुकने के लिए चीखता रहा, लेकिन टॉम ने किसी की नहीं सुनी। उसने किसी तरह वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अपनी मां को बाहर निकाला और जैसे ही कॉकपिट वाले आदमी ने उन्हें देखा तो उसने फौरन खुद को दोबारा कॉकपिट में बंद कर लिया। इसी वक्त सोफी भी आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी और सीधा 8 बॉल की तरफ बढ़ी, मगर 8 बॉल पहले से तैयार खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी का स्टिक और यूवी लाइट थी। अगले ही लम्हे उसने यूवी लाइट सोफी पर डाली जिससे जलने लगी और वो दर्द से बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर 8 बॉल ने बाकी हाईजैकर्स को हुक्म दिया कि वो प्लेन का कंट्रोल वापस लें, जबकि वो खुद पीछे रुक गया ताकि ये समझ सके कि सोफी असल में है क्या। तभी उसे एक सिरिंज मिली। अब वो उसमें सोफी का खून भरने लगा। जैसे ही वो लकड़ी के स्टिक से सोफी को मारने वाला था तभी टॉम वहां आ गया और 8 बॉल पर बंदूक तान दी, लेकिन वो दरिंदा बिल्कुल नहीं डरा। वो आहिस्ता आहिस्ता टॉम की तरफ बढ़ने लगा और जैसे उसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, अचानक ट्रिगर दब गया और अगले ही लम्हे जहाज की खिड़की टूट गई। इस वजह से कैबिन का प्रेशर अचानक गिर गया और पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। इधर कॉकपिट में बेस्टीन ने सबको खबरदार किया कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 मिनट के लिए बची है और अगर जहाज को जल्दी नीचे ना लाया गया तो सब मारे जाएंगे।
इसी दौरान हम देखते हैं कि सोफी ने टॉम को ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचाया। फिर उसने जल्दी से बंदूक उठाई और 8 बॉल को गोली मार दी। इसके बाद कहां से भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉकपिट में मौजूद आदमी एक साथ दरवाजा पकड़कर और ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचकर भी खुद को बचा नहीं सका और बेहोश हो गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हाईजैकर्स दोबारा कॉकपिट के अंदर घुस गए थे। इधर सोफी टॉम को लेकर मुसाफिरों वाली साइड आई और उसे फरात के हवाले कर दिया। मगर तभी अचानक जहाज और भी नीचे गिरने लगा, लेकिन एक 100% सीधी 8 बॉल के पीछे निकल पड़ी। फिर कुछ देर बाद उसने उसे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर आया। अब सोफी ने उस पर कई गोलियां चलाई मगर कोई असर नहीं हुआ और फिर 8 बॉल ने कुछ ऐसा किया जिसने सोफी को भी डरा दिया। उसने सिरिंज उठाई और अचानक सोफी का खून खुद के अंदर इंजेक्ट कर लिया। सोफी से रुकने की मिन्नतें करती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही लम्हे 8 बॉल का जिस्म भी बदलने लगा। तब सोफी को समझ आ गया कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। अब वो फौरन माचिस और शराब ढूंढने लगी। फिर वो वापस कार के पास आई और सारी शराब अंदर डाल दी। फिर अगले ही लम्हे उसने आग लगा दी और 8 बॉल जिंदा जलने लगा। शोलों की रोशनी में सोफी को उस पुराने वैम्पायर की बातें याद आईं कि इन जैसे राक्षसों को अपनी बुराई दुनिया में फैलने नहीं देनी चाहिए। फिर सोफी ने 8 बॉल का चेहरा बार बार कुचलना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरी बार से पहले 8 बॉल ने उससे एक बात कही। उसने कहा कि वो कभी अपने अंदर के राक्षस को काबू नहीं कर पाएगी। इसके कुछ देर बाद जहाज आखिरकार मुस्तहकम हो गया, लेकिन हाईजैकर्स ने देखा कि होल्ड एरिया आग लगी हुई थी। वो नीचे जाने ही वाले थे कि तब तक सोफी किसी तरह आग पर काबू पा चुकी थी और वापस जहाज के अंदर घुस रही थी। लेकिन जैसे ही हाईजैकर्स ने उसे देखा तो उन्होंने फौरन फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर तमाम मुसाफिर बुरी तरह घबरा गए और सब आगे की तरफ भागने लगे। इन्हीं में फॉरेड भी था जो टॉम को लेकर भाग रहा था। मगर बाद में जब हाईजैकर्स वापस बुलेट प्रूफ कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 8 बॉल अभी भी जिंदा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो अचानक कर्टेज पर टूट पड़ा और उसका खून पीने लगा। फिर वो कार से बाहर निकला और बाकी लोगों के पीछे भागने लगा। इधर सोफी ने होल्ड एरिया का दरवाजा बंद कर दिया था। तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई दी जो चीख कर कह रहा था कि ये सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन फरीद ने फौरन कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बाकी मुसाफिर भी यही सोच रहे थे, क्योंकि इसी वक्त एक मुसाफिर ने सोफी पर गोली चला दी। ये देखते ही सोफी उस पर टूट पड़ी। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो सबको झटके से हटाकर सीधा फरीद लगी। लेकिन फिर टॉम ने किसी तरह उसे समझाया और फरीद को ना मारने के लिए मना लिया। लेकिन इतने में उस दूसरे मुसाफिर ने उस पर बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी सोफी को होल्ड एरिया से दूसरे वैम्पायर की आवाजें सुनाई दी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो वापस प्लेन में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले ही लम्हे वो नीचे भागी और 8 बॉल को एक दरवाजे के पीछे बंद करने की कोशिश करने लगी। फरीद भी उसकी मदद के लिए नीचे आ गया, लेकिन 8 बॉल ने फौरन उसे काट लिया। तभी दूसरे आदमी ने 8 बॉल को गोली मार दी। नवाजा तोड़कर बाहर निकलने लगा था, लेकिन अब फरीद जख्मी हो गया था और फिर सोफी को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने फौरन फरीद का हाथ काट डाला ताकि इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में न फैल सके। इसी दौरान नीचे से कर्टिस, जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था, प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोफी ने किसी तरह कर्टिस और 8 बॉल दोनों को खत्म कर दिया और एयर होस्टेस को वैम्पायर बनने से बचा लिया। इसके बाद वो वापस मुसाफिरों के पास गई। उसे बस स्टैंड मिला। फरीद भी सबको समझा रहा था कि सोफी उनकी मदद कर रही थी। फिर सोफी बस स्टैंड को लेकर कॉकपिट में गई। वहां बस स्टैंड ने बताया कि फ्यूल बहुत कम बचा है और उन्हें जल्दी से करीब तरीन एयरपोर्ट तलाश करके लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद फरीद और टॉम ने सोफी को समझाया कि वो कॉकपिट के नीचे वाली अंधेरी जगह में चली जाए, जबकि फरीद खुद बस स्टैंड के साथ वहीं रुक गया। फिर कुछ देर बाद जैसे ही पायलट का राब्ता करीब के RAF एयरबेस से हुआ तो उसने उन्हें बताया कि जहाज हाईजैक हो गया था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे हाईजैकर्स को शिकस्त देकर उन्हें कार्गो होल्ड में बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी मां की दवा तलाश करने के लिए ऊपर चला गया और इसी वक्त मुसाफिरों को होल्ड एरिया से वैम्पायर की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से एक जख्मी मुसाफिर, जो वैसे भी मरने ही वाला था,
वो खुद वैम्पायर के पास चला गया। उसने 8 बॉल को आजाद कर दिया और कहा कि उसे काट ले, लेकिन 8 बॉल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा भागकर बाकी मुसाफिरों पर टूट पड़ा। सोफिया और फरीद ने देखा कि हर तरफ सिर्फ चीखें और खौफनाक मनाजिर थे और बाकी मुसाफिर जान बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वेस्टीन ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। तब सोफिया को समझ आ गया था कि जहाज को सितारा 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 करवाना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर वैम्पायर बाहर निकल गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फरीद का मानना था कि उन्हें जहाज को सितारा 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 करना चाहिए और उसके बाद उसे बम से उड़ा देना चाहिए। बस इसी प्लान के साथ वो दोनों फ्यूल टैंक के पास गए ताकि बम सेट कर सकें। अब वहां उन्हें डेटोनेटर तो मिल गया, लेकिन टाइमर गायब था। हालात को समझते हुए सोफिया खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि जब सब लोग जहाज से बाहर निकल जाएंगे तो वो खुद धमाका करेगी। लेकिन टॉम अपनी मां को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले ही लम्हे वो लेकर होल्ड एरिया की तरफ भाग गया ताकि हाईजैकर्स का टाइमर ढूंढ सके। नीचे पहुंचते ही वैम्पायर उसके पीछे पड़ गए, लेकिन टॉम किसी तरह सबसे बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे सही टाइमर मिल गया और वो लेकर कॉकपिट की तरफ लौटने लगा, लेकिन तभी वैम्पायर ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ से यूवी लाइट गिर गई। इधर कॉकपिट से सोफिया ये सब देख रही थी और अगले ही लम्हे वो टॉम को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जाने से पहले उसने बेस्टीन से पूछा कि जहाज सही समत में जा रहा है ना। बेस्टीन ने बताया कि जहाज ऑटो पायलट पर है और अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की मदद से कोई भी महफूज लैंडिंग करवा सकता है। तब सोफिया फेट की तरफ मुड़ी और उससे वादा लिया कि वो हमेशा टॉम का ख्याल रखेगा। उसके बाद उसने बेस्टीन का खून पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो पूरी तरह वैम्पायर बनने वाली है। दूसरी तरफ टॉम को वैम्पायर ने घेर लिया था। तभी 8 बॉल ने उसकी चीख सुन ली और उसे अपना शिकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके टॉम तक पहुंचने से इससे पहले कि वो पहुंचता, सोफी उस पर टूट पड़ी और फिर होल्ड एरिया में दोनों वैम्पायर्स के दरमियान खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान 8 बॉल ने सोफी को पाट लिया, लेकिन तब टॉम के जहन में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने होल्ड का दरवाजा खोलकर प्रेशर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया ताकि सोफी 8 बॉल को बाहर धकेल सके। इसी दौरान कॉकपिट में फरीद ने देखा कि टॉम नीचे अकेला फंस गया है और तभी 8 बॉल किसी तरह वापस जहाज के अंदर आ गया और सीधा टॉम की तरफ बढ़ने लगा। इधर हालात देखते ही फरीद ने ऑटो पायलट बंद कर दिया और पूरे जहाज को एक तरफ झुका दिया। अगले ही लम्हे सूरज की रोशनी सीधी 8 बॉल पर पड़ी और वो जलकर मर गया। उधर टॉम ने अपनी मां को बचाने के लिए अपना ही खून उसे पिला दिया। कुछ लम्हे बाद सोफी होश में आ गई, लेकिन अब वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। वो बार बार टॉम पर हमला करने वाली थी, इसलिए उसने खुद ही उसे दूर धकेल दिया और रेंगते हुए वापस होल्ड एरिया में चली गई। इसके बाद आरएएफ बेस पर हम देखते हैं कि टॉम बार इसे कह रहा था कि फरीद को बचा लो, लेकिन वो नस्ल परस्त अफसर कहने लगी कि फरीद मेरे लिए बस एक दहशतगर्द है और कुछ नहीं। मगर टॉम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे वैम्पायर से बचाना बहुत जरूरी है, वरना सूरज ढलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे नशे की दवा देकर बेहोश कर दिया और ड्रमंड ने फिर से पूरी कमांड संभाल ली। उसने अपने फौजियों को रुकने का हुक्म दिया, जबकि जहाज के अंदर वैम्प लाशों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ फौज मुसलसल फरीद से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। वो इसे खुद को फौज के हवाले करने को कह रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। फरीद बार बार उन्हें खबरदार करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मिन्नतें नहीं सुनी और फिर फौज ने उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद फौजी जहाज के अंदर जा घुसे और फरीद को बाहर खींच लाए ताकि वो जहाज को धमाके से न उड़ा सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका सामना किससे होने वाला था। इधर टॉम को अस्पताल लिए जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने वो दवा उठाई जो उसके लिए रखी गई थी और पैरामेडिक को इंजेक्ट कर दी। फिर उसने अपना टेडी बियर उठाया और चलती गाड़ी से सीधा बाहर कूद गया। अगले ही लम्हे वो पूरी तेज रफ्तारी से जहाज की तरफ दौड़ने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही फौजी जहाज के अंदर घुसे तो वैम्पायर ने उन पर हमला कर दिया। फरीद उन्हें खबरदार करता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मगर कुछ लम्हे बाद फरीद ने ट्रक के पीछे से टॉम को देखा। वो उसे आवाज देता रहा, लेकिन टॉम तक उसकी आवाज पहुंच। जैसे ही टॉम जहाज के पास पहुंचा तो उसने अपनी मां को एक फौजी का खून पीते हुए देखा। वो जोर से उसे पुकारने लगा, लेकिन अब सोफी पहले जैसी नहीं रही थी और इसी वक्त टॉम को समझ आ गया कि उसकी मां वाकई खो चुकी है। फिर उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर जहाज को उड़ा दिया। इतना जबरदस्त धमाका देखकर ड्रमंड और उसके फौजी भी दंग रह गए। आखिरकार फरीद अपनी बच्ची कुछ ही ताकत से मलबे के पास पहुंचा, जहां टॉम अकेला खड़ा था, और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं।